सो चलते हैं बेटा आज के अपने टॉपिक की तरफ। कल तक हमने किया हेप्टामीटर तक, आज हम करेंगे रिदम से कवर। रिदम यानी कि लय। बेटा जब भी हम कोई पोम रिसाइट करते हैं, पोम को रिसाइट करते समय जो उतार चढ़ाव, जो टोन आती है, उस टोन को, उस उतार चढ़ाव को कहते हैं रिदम यानी कि लय। तो लय अगर हम उसको अगर सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में और इंग्लिश की लैंग्वेज में पढ़ ले प्रसौडी में, तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन होता है वीक यानी कि छोटी मात्रा बड़ी मात्रा का कॉम्बिनेशन, जिससे उतार चढ़ाव बनता है, एक्सेंट्स का कॉम्बिनेशन, साउंड्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो इस सबको क्या कहते हैं? रिदम। अब देखिए रिदम में एक रिदम हम डिस्कस करेंगे, दैट इज स्प्रंग रिदम। स्प्रंग रिदम दैट इज द टर्म गिवन बाय जीएम हॉपकिंस। ये टर्म दी है जीएम हॉपकिंस ने। एक क्वेश्चन आता है जीएम हॉपकिंस के ऊपर कि स्प्रंग रिदम टर्म इज गिवन बाय whom? सो इट इज गिवन बाय जीएम हॉपकिंस। और जीएम हॉपकिंस के साथ एक और टर्म बहुत फेमस जुड़ी हुई है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और उस टर्म का नाम है कर्टिल। उस टर्म का क्या नाम है? उस टर्म का नाम है कर्टल सोनेट। उस टर्म का नाम है कर्टल सोनेट। और ये कितनी लाइंस का होता है? 10.5 लाइंस का। एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो ऑफ 11 लाइंस। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कर्टल सोनेट। तो ये जो कर्टल सोनेट है, ये टर्म भी किसने दी है? जीएम हॉपकिंस ने। और ये एक सोनेट होता है कर्टल सोनेट, जो कितनी लाइंस का होता है? इसको कर्टल इसलिए कहते हैं बिकॉज ये छोटा होता है सोनेट से। नॉर्मल सोनेट होता है 14 लाइंस का, ये कर्टल सोनेट इसलिए बिकॉज इट इज ऑफ 11 लाइंस समटाइम्स एंड मोस्टली इट इज ऑफ 10.5 लाइंस। तो अब आते हैं राइम पे। तो बेटा राइम मतलब क्या होता है? तुकबंदी। तुकबंदी मतलब कोई भी लाइन है, उसके जो एंड के वर्ड्स हैं, उन एंड के वर्ड्स में सेम साउंड आती है, सेम आवाज आती है, उसको कहते हैं कि उन दोनों में क्या हो गई? लाइन्स में राइमिंग हो गई। ठीक है, तो राइमिंग होता है तुकबंदी। अब बेटा ये जो राइमिंग होती है ना, ये कई तरीके की होती है। जैसे कि ईयर राइमिंग यानी सुनने में हमें तुकबंदी नजर आएगी। आई राइमिंग, देखने में लगेगा कि राइमिंग है। स्लांट राइमिंग, राइमिंग, तो कई तरीके की बेटा राइमिंग है, जो मैं आपको कल की फर्दर क्लास में इसको मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये मैं आपके लिए लेके आऊंगी कल की क्लास में डिस्कस करते हुए। अभी हम फिलहाल प्रोसोडी चल रही है, तो इसमें आगे चलते हैं। सेक्शन 2 दैट इज मेजर वर्स फॉर्म्स। अब चल रहे हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर वर्स की फॉर्म्स को। सो मेजर वर्स फॉर्म्स कौन कौन सी हैं? चलते हैं पहले वर्स की तरफ। वर्स है क्या? सो बेटा बेसिकली वर्स होता है कि अ सिंगल लाइन ऑफ पोएट्री और अ पीस ऑफ पोएट्री, यानी कि वर्स क्या कहलाता है? या तो एक सिंगल लाइन हो पोएट्री की, या फिर पूरा क्या हो? पीस हो पोएट्री का पूरा। मतलब पीस मतलब 2-3 लाइंस, जितनी भी लाइंस है पोएट्री की, वो कंबाइन होके भी वर्स ही कहलाती हैं। सो वर्स पे बेटा वर्स क्या होता है? या तो एक सिंगल लाइन पोएट्री की, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कई लाइंस, उसको कहते हैं पोएट्री की लय। मतलब लय में जो कई लाइंस लिखी जाती हैं, वो कंबाइन होके वो लाइंस बन जाती हैं, उनको कहते हैं वर्स। अब बेटा पहले क्या था? पहले ऐसा नहीं मानते थे। नाउ अ डेज क्या मानते हैं? नाउ अ डेज इट इज जनरल एज अपोज टू द प्रोज। पहले ऐसा नहीं मानते थे, पर आज इसको पोएट्री को एक अपोजिट मानते हैं। किसका अपोजिट मानते हैं? प्रोज का। प्रोज का अपोजिट मानते हैं। ठीक है, अब वर्स पैराग्राफ क्या होता है? वर्स पैराग्राफ होता है वेल निटेड लाइंस होती हैं। वेल निटेड लाइंस मतलब प्रॉपर लाइंस होती हैं पोएट्री की, और वो प्रॉपर जो लाइंस होती है पोएट्री की, वो मिल के क्या बनाती हैं? पैराग्राफ बनाती हैं। और इस पैराग्राफ को बेटा हम क्या कहते हैं? पैराग्राफ को कहते हैं हम वर्स पैराग्राफ। ठीक है, इस वेल निटेड लाइंस को हम कहते हैं वर्स का पैराग्राफ। अब जो वर्स पैराग्राफ्स हैं, वर्स कई तरीके के हैं। उसमें से एक टाइप है हमारा ब्लैंक वर्स, वो बहुत फेमस हुआ हमारा ब्लैंक वर्स।
ठीक है, ब्लैंक वर्स हमारा है और ब्लैंक वर्स को बहुत अच्छे से अपने वर्क में शेक्सपियर ने यूज किया, दैट इज शेक्सपियर ने यूज किया अपने ड्रामेटिक वर्क्स में। सो ब्लैंक वर्स मतलब होता है कि ऐसा पैराग्राफ, ऐसा वर्स का पैराग्राफ, ऐसा लाइंस का पैराग्राफ जिसमें तुकबंदी ना हो, यानी राइमिंग ना हो। तो ये लाइंस है जो अनराइम्ड है, जिसमें राइमिंग नहीं है। सो अनराइम्ड जो लाइंस हैं उनका जो पैराग्राफ है उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, ब्लैंक वर्स। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से यूज किया विलियम शेक्सपियर ने अपने ड्रामेटिक वर्क्स में, एंड मिल्टन ने यूज किया नॉन ड्रामेटिक वर्क्स में। आते हैं कपलेट पे। बेटा कपलेट जो है इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वर्स पैराग्राफ। कपलेट भी इसी का पैराग्राफ का ही फॉर्म है, क्योंकि पैराग्राफ जो है एक से ज्यादा लाइन हो जाती है तो वो पैराग्राफ की फॉर्म ही लेती है। तो जो वर्स पैराग्राफ है उसमें क्या होता है, वर्स में एक से ज्यादा लाइन होती है। तो अब कपलेट जो होता है कपलेट कितनी लाइंस का होता है, 2 लाइंस का होता है। कपलेट 2 लाइंस का होता है, वो कपलेट कहलाता है। सो 2 लाइंस जब आती हैं तो इट बिकम्स कपलेट, राइमिंग विद ईच अदर। और वो शर्त है कि वो दोनों लाइंस जो है आपस में राइम्ड होनी चाहिए, उनकी जो लास्ट वर्ड्स है वो एक दूसरे से, उनकी साउंड सेम मिलनी चाहिए। तो कपलेट कब बनेगा, जब 2 लाइंस होंगी और जो लास्ट वर्ड है उनके वो क्या होंगे, साउंड सेम होंगी, तो इट बिकम्स कपलेट। तो जो कपलेट है इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वर्स पैराग्राफ, ये भी वर्स पैराग्राफ की ही टाइप होती है। अब बेटा बहुत सारी टाइप्स है वर्स पैराग्राफ्स की, जैसे कि हम ट्रिपलेट पढ़ते हैं, कपलेट हो गया, ये राइम रॉयल हो गया, क्वार्ट्रेन हो गया। तो ये सारी जो टाइप्स हैं इट इज ऑल्सो द वर्स पैराग्राफ की टाइप्स हैं। ठीक है, अब इट इज रिटन इन द आयम्बिक पेंटामीटर। ये हमें ध्यान रखना है कि जो कपलेट होता है वो हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में ही होता है। सो इट इज रिटन। अब कपलेट के बारे में एक और बात ऐड कर देती हूँ, द आइडिया ऑफ वन कपलेट दैट डज नॉट रन इनटू द नेक्स्ट कपलेट्स। मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ इन लाइंस के थ्रू, मैं ये बताना आपको चाहती हूँ कि जो कपलेट है उसमें जो एक कपलेट होता है वो अपने आप में एक दोहा, कपलेट क्या हो गया, दोहा। देखते हो ना हिंदी में दोहे लिखते हैं, तो दोहा जो है वो अपने आप में पूर्ण मतलब देता है, वो अपने आप में एक पूर्ण मतलब देता है और नेक्स्ट दोहे पे उसका मतलब ट्रांसफर नहीं होता। इट इज कंप्लीट इट इन इटसेल्फ, वो अपने आप में ही कंप्लीट कहलाता है। इट डज नॉट, उसका जो मतलब है वो अगले दोहे पे ट्रांसफर नहीं होता। और आपने देखा होगा दोहे के बीच में कॉमा भी होता है बीच में, और लास्ट में फिर पूर्ण विराम होता है, दैट इज फुल स्टॉप। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हीरोइक कपलेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हीरोइक कपलेट क्या होता है, हीरोइक कपलेट होता है दैट इज रिलेटेड टू द हीरोइक डीड्स, यानी बहादुरी के कारनामों से रिलेटेड जो कपलेट होता है। अब देखिए कपलेट है तो 2 ही लाइन का होगा, बट उसमें बात किसकी होगी, हीरोइज्म की। हीरोइज्म यानी बहादुरी की बातें होंगी। सो इट इज अ फॉर्म सेलिब्रेटिंग हीरोइक डीड्स ऑफ अ हीरो। ये एक ऐसी फॉर्म है कपलेट की जो क्या सेलिब्रेट कर रही है, हीरोइक डीड्स, यानी कि बहादुरी को सेलिब्रेट कर रही है, किसकी, हीरोज की। इट वॉज, और ये कौन सी शताब्दी में लिखा गया है, 17th सेंचुरी में लिखा गया है। दैट इज किसका टाइम पीरियड था, रेस्टोरेशन एज, रेस्टोरेशन एज का टाइम पीरियड था। और किसका टाइम पीरियड था, रेस्टोरेशन एज है ड्राइडन की एज। और रेस्टोरेशन एज में ये जो टर्म है हीरोइक कपलेट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसको पॉपुलराइज किसने किया, पॉपुलराइज्ड बाय जॉन ड्राइडन। तो ये ड्राइडन की एज है रेस्टोरेशन एज, और जॉन ड्राइडन ने हीरोइक कपलेट को पॉपुलराइज कर दिया था। तो द पर्सन हु पॉपुलराइज्ड दिस टर्म हीरोइक कपलेट वाज जॉन ड्राइडन। अब आते हैं इसकी यूजेज पे। एक तो है कि इस टर्म को पॉपुलराइज करना, एक है इस टर्म की यूजेज। तो इस टर्म को फर्स्ट टाइम अपने काम में यूज किसने किया, इसको फर्स्ट टाइम अपने काम में यूज किया जेफरी चॉसर ने।
जेफरी चौसर ने इसे यूज किया फर्स्ट टाइम इन द कैंटरबरी टेल्स। अब इसमें भी ट्विस्ट है बेटा, अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है, या फिर आपको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। अगर तो ऑप्शन में आपके पास आता है कि फर्स्ट टाइम जेफरी चौसर ने हीरोइक कपलेट को किस में यूज किया, अगर ऑप्शन में कैंटरबरी टेल्स होगा तो आप इस पे टिक लगाएंगे। बट अगर उससे पहले आपके पास ऑप्शन में लेजेंड ऑफ गुड वुमेन होगा, अगर आपके पास लेजेंड ऑफ गुड वुमेन ऑप्शन में होगा तो आप किस पे टिक लगाएंगे, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन पे, क्योंकि कई किताबों में यही है, मोस्ट ऑफ द उसमें बुक्स में, कि लेजेंड ऑफ गुड वुमेन माना जाता है उनका फर्स्ट वर्क जिसमें इन्होंने हीरोइक कपलेट को यूज किया। अब चलते हैं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्डर फ्रेंच वर्स। अब बेसिकली हीरोइक कपलेट का ओरिजिन कैसे हुआ था। हीरोइक कपलेट लिखा जाता है बेटा पेंटामीटर में, ठीक है, पेंटामीटर में, बट सबसे पहले इसको लिया गया था फ्रेंच वर्स से, फ्रांस से इसको लाया गया था, फ्रेंच पोएट्री से। तो फ्रेंच पोएट्री में इसको लिखा जाता था, कितने सिलेबल्स में लिखा जाता था, 8 सिलेबल्स में, दैट इज क्या, शॉर्ट में आपको बता दूं, टेट्रामीटर में। तो फ्रांस में इसको टेट्रामीटर में लिखा जाता था, किसको, हीरोइक कपलेट को, ठीक है। बट क्या मैकॉल्ड ने किसको टॉट किया, चौसर को टॉट किया, पढ़ाया, ये बताया, समझाया कि इसे हमें पेंटामीटर में लिखना चाहिए हीरोइक कपलेट को, देन इट विल कम आउट टू बी द बेस्ट। तो फिर इसे बाद में लिखा गया पेंटामीटर में। तो जब ये टेट्रामीटर में था तो इसे क्या कहते थे, शॉर्ट कपलेट। क्या कहते थे, इसे नाम दिया गया था शॉर्ट कपलेट का। देखिए यहाँ पे टर्म है ना शॉर्ट कपलेट, तो इसको नाम दिया गया था शॉर्ट कपलेट का जब ये टेट्रामीटर में था। और जब ये पेंटामीटर में आ गया तो इसको प्रॉपर हीरोइक कपलेट का नाम दे दिया गया। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे टर्म्स है जैसे कि क्लोज्ड कपलेट, ओपन कपलेट। इसका क्या मतलब है, क्लोज्ड कपलेट तब कहलाता है जब 2 लाइंस में हमारा हीरोइक कपलेट पूरा हो जाता है, तो इट इज, ये क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कपलेट। मतलब अपना 2 लाइंस होती हैं और 2 लाइंस में कपलेट पूरा हो गया, ठीक है। और किसमें पूरा हो गया क्लोज्ड कपलेट, पेंटामीटर में, ठीक है। अब है रन ऑन कपलेट, दैट इज ओपन कपलेट। ओपन कपलेट का मतलब है जब 2 लाइन में हीरोइक कपलेट पूरा नहीं हो पाता और वो एक थर्ड लाइन उसको रन ऑन लाइन लेनी पड़ती है, एक्स्ट्रा लाइन पूरा करने के लिए, बिकॉज वो अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पाता, तो वो रन ऑन लाइन लेने की वजह से इसका नाम पड़ जाता है ओपन ऑन कपलेट, ठीक है। अब चलते हैं किस पे, नेक्स्ट हम चलते हैं टर्जा राइमा पे। टर्जा राइमा बेटा क्या होता है, इट इज अ स्टेंजा ऑफ 3 लाइन्स। ये 3 लाइन्स का स्टेंजा होता है पोम का, दैट इज कॉल्ड टर्जा राइमा। टर्जा मीन्स 3, टर्जा, द वर्ड टर्जा इज फॉर 3 लाइन्स, दैट इज। और ये सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, टर्जा राइमा। ये क्वेश्चन काफी बार आता है, दैट टर्जा राइमा वाज इन्वेंटेड बाय whom? It is invented by Dante. Dante ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था। It is Italian verse of terzet, like first and third line rhymes together. इसकी पहली और तीसरी लाइन में क्या होती है, राइमिंग होती है आपस में, टर्जा राइमा में। Middle is left to rhyme with next, first and third rhyming for the next. It is effectively used by Dante. अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दांते ने इसको इन्वेंट किया, ठीक है, पर दांते ने इसको सबसे पहले इफेक्टिवली किस में यूज किया, उन्होंने अपने वर्क में इसको यूज किया, जिस वर्क का नाम था डिवाइन कॉमेडी। तो दांते ने इसको डिवाइन कॉमेडी में यूज किया टर्जा राइमा को। एंड कीट्स ने इसको रोमांटिक एज में, जब कीट्स थे तब कीट्स ने रोमांटिक, ही इज अ पोएट ऑफ रोमांटिक एज, तो बाद में कीट्स ने अपनी रोमांटिक एज में, रोमांटिक एज जब कीट्स आए पोएट, तो उन्होंने इसको यूज किया टर्जा राइमा को दोबारा से, किसमें, अपने वर्क लामिया में। इनका लामिया वर्क बहुत फेमस हुआ। और यही अगले पोएट थे रोमांटिक एज के, पीबी शैली, इन्होंने भी यूज कर लिया टर्जा राइमा को, किसमें, अपने वर्क में, ओ टू द वेस्ट विंड। बेटा इधर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं
100% बनते हैं। और मैं बता देती हूँ क्या क्या बनते हैं। ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि ओ टू द वेस्ट विंड जो कि पीबी शैली का वर्क है, उसमें कौन से बेटा उसमें इसमें आता है कि उसमें कौन सी राइम यूज हुआ है, तो इसमें टर्जा राइमा यूज हुआ है। सो यू हैव टू टिक, आपको आंसर लगाना है टर्जा राइमा कि पीबी शैली का जो वर्क है ओ टू द वेस्ट विंड, उसमें कौन सी वर्स पैराग्राफ यूज हुआ है, उसमें टर्जा राइमा यूज हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओ टू द वेस्ट विंड का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आता भी एग्जाम में। देन नेक्स्ट है क्वाट्रेन इज अ 4 लाइन स्टैंजा, 4 लाइन राइमिंग स्टैंजा। अब बेटा ये जरूरी नहीं है कि चारों की चारों लाइन आपस में राइम कर रही हो, राइमिंग का वे डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि ऑल्टरनेटिवली मतलब डिफरेंट टाइप की राइमिंग्स यूज होती हैं। अब जैसे इन्होंने बोला है क्वाट्राइन यानी 4 लाइंस, उसमें 4 लाइंस तो होंगी। अब इन 4 लाइंस में कैसे राइमिंग होगी ये समझ लो। पहली राइमिंग की टाइप है क्रॉस राइमिंग। क्रॉस राइमिंग कैसे होती है बेटा? पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी। अब ये क्रॉस है, मतलब क्रॉस में मतलब पहले ए फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड लाइन एंड सेकेंड लाइन राइम्स विद द फोर्थ लाइन, तो क्रॉस बन रहा है। देख रहे हो क्रॉस सा बन रहा है। सो इट इज अ क्रॉस राइमिंग, मतलब पहली लाइन तीसरे के साथ राइम करेगी और दूसरी लाइन चौथे के साथ, इट बिकम्स क्रॉस राइमिंग। अब आते हैं एनविलप राइमिंग। आपने एनविलप देखा है? दोनों साइड से एनविलप बंद होता है ना, इधर से हम चिपका के बंद कर देते, उधर से बंद होता है ताकि बाहर से कुछ निकले ना। तो वही टाइप की राइमिंग है ये, दैट इज एनविलप, दैट इज कॉल्ड एनविलप राइमिंग। एनविलप राइमिंग में क्या होगा? 4 लाइंस होंगी, ठीक है। पहली होगी ए, लास्ट होगी ए, यानी दोनों साइड से एनवेलप बंद होगा सेम राइम से। यानी अगर इधर लॉन्ग है तो इधर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, क्या है? सेम राइमिंग है, ONG सेम राइमिंग होगी, सेम साउंड होगी और फर्स्ट और लास्ट जो है वो लाइंस राइम करेंगी, दैट इज एनवेलप राइमिंग। लास्ट है मोनो राइमिंग। मोनो का क्या मतलब है? मोनो राइमिंग होता है जो एक ही तरीके की राइमिंग जो है ना सारी लाइंस में चलती जाए, दैट इज सब में एक ही तरीके की राइम चलती जाए। तो जैसे कि मोनो राइमिंग होता है जैसे लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, मॉन्ग, टोंग। सो सेम काइंड ऑफ राइमिंग इन ऑल द लाइंस, सारी लाइंस में सेम साउंड आएगी, दैट इज ए एंड ए। मोनो, एक ही तरीके की राइमिंग सब में चलेगी, दैट इज कॉल्ड मोनो राइमिंग। अब बेटा क्वाट्राइन को फेमस किया था थॉमस ग्रे ने, इसको यूज किया था ज्यादा, और जॉन ड्राइडन ने। और बेटा ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि टेनिसन का फेमस वर्क जो इन मेमोरियम है, इन मेमोरियम बेटा क्या है? इन मेमोरियम ना एलिजी है, ये एक एलिजी है यानी मौत पे जो लिखी जाती है। सो ये एक एलिजी है जो उन्होंने डेथ पे लिखी थी। किसकी डेथ पे? अर्थर हेनरी हालम, अपने फ्रेंड की डेथ पे लिखी थी टेनिसन ने। तो AHH की डेथ पे उन्होंने ये लिखी थी, अर्थर हेनरी हालम की डेथ पे एलिजी, और इस एलिजी में उन्होंने क्वाट्राइन का यूज किया था। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि टेनिसन ने इन मेमोरियम के अंदर किसका यूज किया है? तो उन्होंने क्वाट्राइन का यूज किया है। और ये है क्या इन मेमोरियम? इन मेमोरियम एक एलिजी है जो टेनिसन ने किसकी डेथ पे लिखी थी? अर्थर हेनरी हालम की डेथ पे। चलते हैं किस पे? राइम रॉयल। राइम रॉयल जो अपने आप में ही क्या है? रॉयल है। सो राइम रॉयल जो स्टेंजा है, राइम रॉयल स्टेंजा क्यों इसका नाम पड़ा और इसका नाम चौसेरियन स्टेंजा क्यों पड़ा? बेसिकली इट इज अ 7 लाइन स्टेंजा। ये एक 7 लाइन स्टेंजा होता है, ठीक है। 7 लाइन स्टेंजा जो कि किस में होता है? आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। अब इसको 7 लाइन स्टेंजा को चौसेरियन और राइम रॉयल स्टेंजा क्यों कहा गया है? बेटा सबसे पहले इसको राइम रॉयल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे किसने यूज किया? रॉयल पर्सन ने। उस रॉयल पर्सन का नाम है किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड। सो किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने इसे फर्स्ट टाइम अपने वर्स में यूज किया, अपने
अपने क्या कहते हैं, और उस वर्क का क्या नाम था, किंग स्क्वायर, किंग स्क्वायर में यूज किया, इन हिज किंग स्क्वायर। सो उन्होंने सबसे पहले इस वर्क में अपने यूज किया इसको, किसको, राइम रॉयल को, और रॉयल पर्सन के यूज करने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, राइम रॉयल। ठीक है, अब इसका नाम चौसेरियन स्टेंजा भी है, क्यों ये भी जान लेते हैं, बिकॉज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश बाय चौसर। ये इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया गया था चौसर के द्वारा, और चौसर ने अपने वर्क ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा में इसे फर्स्ट टाइम यूज किया। सो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि चौसर यूज्ड राइम रॉयल, चौसर ने राइम रॉयल को यूज किया फर्स्ट टाइम अपने कौन से वर्क में चौसर ने इसे यूज किया। तो बेटा नोट डाउन कर लीजिए, चौसर ने इसको यूज किया फर्स्ट टाइम ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा में, और चौसर के यूज करने की वजह से इस स्टेंजा का नाम पड़ा चौसेरियन स्टेंजा। Chaucer took his verse from a poet that is Macaulay. It is used by William Shakespeare. तो ये यूज किया गया किसके द्वारा, विलियम शेक्सपियर ने भी इसको यूज किया। क्वेश्चन आ सकता है कि विलियम शेक्सपियर ने राइम रॉयल को अपने किस वर्क में सबसे पहले यूज किया, शेक्सपियर ने। तो शेक्सपियर ने राइम रॉयल को यूज किया अपने वर्क में, दैट इज रेप ऑफ लुक्रीस। रेप ऑफ लुक्रीस में यूज किया किसने, शेक्सपियर ने। देखिए लुक्रीस इज अ 7 लाइन स्टेंजा, लुक्रीस जो है 7 लाइन स्टेंजा का है, दैट इज इन राइम रॉयल। देन आते हैं हम, दिस इज ऑल अबाउट द राइम रॉयल। ये राइम रॉयल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने आपको। उसके बाद आते हैं ऑक्टिवा राइमा पे। ऑक्टिवा राइमा क्या है बेटा, ऑक्टिवा राइमा होता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है, ऑक्टिवा दैट इज 8 लाइन्स, ऑक्टिवा मीन्स 8 लाइन्स। सो इट इज अ 8 लाइन स्टेंजा, 8 लाइन स्टेंजा जो कि किसकी तरह है, इटालियन वर्ड्स में है, जो इटालियन फॉर्म में है। इन द बिगनिंग इट वॉज, और ये कितने स्लेबल में लिखा गया, 11 स्लेबल में। मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देती हूँ, 8 लाइन का स्टेंजा है, 11 स्लेबल्स में लिखा जाता है, एंड इसमें इसको इंट्रोड्यूस करा इंग्लिश में, किसने इंट्रोड्यूस किया, थॉमस व्याट ने इसको इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में। एंड सम पीपल कॉल दिस एज अ कपल्ड क्वार्ट्रेन। इसको कपल्ड क्वार्ट्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि क्वार्ट्रेन क्या होता है, 4 लाइन का, और 4 लाइन 2 बार आ गई तो क्या होगा, क्या नाम देंगे इसको, कपल्ड क्वार्ट्रेन, कपल्ड क्वार्ट्रेन। ठीक है, कपल्ड क्वार्ट्रेन का मतलब 2 क्वार्ट्रेन हो, जिसमें 2 कपलों किसके, क्वार्ट्रेन्स के। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड कपल्ड क्वार्ट्रेन। तो 2 बन के क्या बन जाएगा, 8, और 8 लाइन्स का क्या होता है, ऑक्टिवा राइमा। अब एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं, ऑक्टिवा राइमा के क्या बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। सो बेस्ट एग्जाम्पल्स इसके हैं हमारे पास, शैली यूजेस, शैली का एक फेमस वर्क है जिसका नाम है द विच ऑफ एटलिस। नोट कर लीजिए बेटा, शैली का जो फेमस वर्क है द विच ऑफ एटलिस, इसमें इन्होंने ऑक्टिवा राइमा का यूज किया था शैली ने। और कीट्स का एक फेमस वर्क है पॉट ऑफ बेसिल, द पॉट ऑफ बेसिल में ऑक्टिवा राइमा का यूज किया है जॉन कीट्स ने। और बायरन ने इसको यूज किया है किस वर्क में, डॉन जुअन वर्क में, डॉन जुअन वर्क में इसको यूज किया है बायरन ने। दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्टिवा राइमा। ये ऑक्टिवा राइमा यानी ऑक्टिव मीन्स 8 लाइन स्टेंजा। चलते हैं अब स्पेंसेरियन स्टेंजा की तरफ। स्पेंसेरियन स्टेंजा बेटा इट इज ये किस नाम से ही हमें पता चल रहा है, एडमंड स्पेंसर, कि एडमंड स्पेंसर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इट इज अ स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स, ये 9 लाइन्स का स्टेंजा होता है, और ये 4 लाइन्स के, इसमें 4 लाइन्स के, इट इज लिंक्ड इन द क्वार्ट्रेन ऑफ 4 लाइन्स। इसमें 2 क्वार्ट्रेन होते हैं 4 लाइन्स के, एंड जो 9th लाइन होती है, यानी कि 4 लाइन कितनी बनी, 8, और टोटल 9 लाइन होती है। तो जो लास्ट की 1 लाइन क्लोज करने के लिए यूज होती है, लास्ट लाइन, ये जो 1 लाइन है लास्ट की, इसको कहते हैं एलेक्जेंड्राइन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है, नोट कर लीजिए।
और एलेक्जेंड्राइन लाइन कहते हैं इसको, और इसको लिखा जाता है आयम्बिक हेक्सामीटर में, आयम्बिक हेक्सामीटर। और बाकी जो ऊपर की 8 लाइनें हैं 4 + 4, ये लिखी जाती हैं आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर में। तो बेटा ये बात नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। क्या क्वेश्चन की जो स्पेंसेरियन स्टेंजा होता है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है मोस्टली, कि जो स्पेंसेरियन स्टेंजा होता है उसमें जो पहले की 8 लाइन है वो किस में लिखी गई है, आयम्बिक पेंटामीटर में। तो क्वेश्चन आता है लास्ट की जो एक लाइन है वो लाइन किस में लिखी गई है, वो लिखी गई है आयम्बिक हेक्सामीटर में। तो उस लाइन का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट लाइन का नाम होता है एलेक्जेंड्राइन लाइन। क्या नाम होता है, एलेक्जेंड्राइन लाइन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। द फर्स्ट यूज दिस स्टेंजा इज कॉल्ड स्पेंसेरियन स्टेंजा बिकॉज स्पेंसर यूज्ड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। स्पेंसर ने इसको सबसे पहले स्पेंसर ने यूज किया। इसे किस वर्क में यूज किया, फेरी क्वीन में। बेटा फेरी क्वीन जो वर्क था वो क्वीन एलिजाबेथ की तारीफ करने के लिए, उनकी प्रेज करने के लिए लिखा था एडमंड स्पेंसर ने। इन द प्रेज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ की तारीफ में ये वर्क लिखा था, उनको खुश करने के लिए, फेरी क्वीन। और इस वर्क में इन्होंने यूज किया था एडमंड स्पेंसर ने, क्या, स्पेंसेरियन स्टेंजा का। ठीक है, और भी लोगों ने यूज किया, जैसे कीट्स ने इसको यूज किया स्पेंसेरियन स्टेंजा को ईव ऑफ सेंट एग्निस में, और शेली ने इसे यूज किया द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में एंड एडोनिस में, और टेनिसन ने इसको यूज किया द लोटस ईटर्स वर्क में। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेंसेरियन स्टेंजा। ये स्पेंसेरियन स्टेंजा का राउंड ऑफ है। सो चलते हैं ब्लैंक वर्स पे। ब्लैंक वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स होता है बेटा अनराइम्ड, जिसमें राइमिंग नहीं होती। अनराइम्ड फीट होता है, अनराइम्ड फीट विच इज रिटन इन द आयम्बिक पेंटामीटर, जो किस में लिखा जाता है, आयम्बिक पेंटामीटर में। इट इज रिटन इन द आयम्बिक पेंटामीटर, दैट इज द टेंस लेवल्स। अब जो ब्लैंक वर्स है उसको, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो ब्लैंक वर्स है उसको, उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द अर्ल ऑफ सरे। इसे अर्ल ऑफ सरे कौन है, हेनरी हवार्ड। इसे सबसे पहले हेनरी हवार्ड ने यूज किया था ब्लैंक वर्स को। किस में यूज किया था, इन्होंने ट्रांसलेशन किया था वर्जिल्स एनीड ऑफ बुक 2 and 4। तो अगर हम देखें तो इसे सबसे पहले सबसे पहले इसे इनिशियली यूज किया था हेनरी हवार्ड ने, किसमें, पोएटिक पर्पस के लिए। पोएटिक पर्पस यानी कि ट्रांसलेशन की थी उन्होंने वर्जिल की एनीड की। सो पोएटिक पर्पस के लिए इसे हेनरी हवार्ड, पोएटिक पर्पस के लिए इसे सबसे पहले यूज किया था किसने, हेनरी हवार्ड ने। अब देखिए फॉर ड्रामेटिक पर्पस, ड्रामा के पर्पस के लिए इसे किसने यूज किया, इसे ड्रामेटिक पर्पस के लिए सबसे पहले यूज किया थॉमस किड ने। सो फॉर ड्रामेटिक पर्पस अगर हम देखें, शॉर्ट में बता रही हूँ, इतना ज़्यादा आपको खिचड़ पिचड़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट, पोएटिक पर्पस के लिए इसे हेनरी हवार्ड ने यूज़ किया, ड्रामेटिक के लिए इसे यूज़ किया थॉमस किड ने। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैंक वर्स को सबसे पहले ड्रामेटिक पर्पस के लिए किसने यूज़ किया, थॉमस किड ने यूज़ किया। एंड वाइल क्रिस्टोफर मार्लो, ये क्वेश्चन आ सकता है ब्लैंक वर्स को पॉपुलराइज किसने किया, अगर ये बोले मतलब उसको फैलाया किसने, पॉपुलर किसने किया, तो उसको पॉपुलर किसने किया, क्रिस्टोफर मार्लो ने। एंड क्रिस्टोफर मार्लो के ब्लैंक वर्स को, जो क्रिस्टोफर मार्लो ने जब ब्लैंक वर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया अपने इस वर्क्स में, तो उसके ब्लैंक वर्स को क्या कहा जाने लगा, माइटी लाइन्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, क्रिस्टोफर मार्लोज ब्लैंक वर्स, क्रिस्टोफर मार्लो ने जब ब्लैंक वर्स को यूज़ किया दैट इज कॉल्ड, तब उसे क्या कहा गया,
दैट इज कॉल्ड माइटी लाइंस। उसको क्या नाम दिया ब्लैंक वर्स को? ब्लैंक वर्स का नाम पड़ गया माइटी लाइंस। और ये बात कही किसने थी क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में? बेन जॉनसन ने, कि क्रिस्टोफर मार्लो के ब्लैंक वर्स को कहते हैं माइटी लाइंस। अब शेक्सपियर ने इसको और परफेक्टेड कर दिया यूज करके। देन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैसे बेटा बड़े एपिक्स होते हैं ना, ये ध्यान रखना है आपको कि जो बड़े बड़े वर्क्स होते हैं, बड़े बड़े एपिक्स होते हैं, उनमें राइमिंग करना मुश्किल होती है। तो बड़े एपिक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है ये किस में लिखा गया है? सो मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, ठीक है। एंड दिस इज अबाउट द ब्लैंक वर्स। ये इंपॉर्टेंट चीजें यही थी बस ब्लैंक वर्स में। आगे मैं आपको बताऊंगी फ्री वर्स के बारे में। फ्री वर्स क्या होता है बेटा? फ्री वर्स इज अनलाइक द ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में क्या था कि राइमिंग बिल्कुल नहीं थी, फ्री वर्स में ऐसा नहीं है। फ्री वर्स में बेटा राइमिंग भी है, मीटर भी है, पर रेगुलर नहीं है। जैसे राइमिंग किसी में होगी फिर नहीं होगी, फिर होगी फिर लाइंस में, फिर अगली लाइंस में नहीं होगी। तो राइमिंग तो है, अनराइम्ड नहीं है बिल्कुल। राइमिंग है, जैसे 2 लाइन 3 लाइंस में राइमिंग है, फिर राइमिंग नहीं है, फिर 2-3 में है, फिर नहीं है। तो फ्री वर्स होता है उसमें वो फ्री है कि कभी राइमिंग रखेगा कभी नहीं रखेगा, कभी रखेगा कभी नहीं। तो दैट इज कॉल्ड फ्री वर्स। सो इट इज अ वर्स विदाउट द राइम। सो इट इज इरेगुलर, इरेगुलर होता है राइमिंग, एंड मीटर चेंजेस फ्रॉम स्टेंजा टू स्टेंजा। इट इज डिसिमिलर और नॉट द सेम शेप। इट इज बेटा इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फ्री वर्स? फ्री वर्स का दूसरा नाम क्या है? क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्री वर्स का बेटा दूसरा नाम है वर्स लिब्रा। वर्स लिब्रा, वर्स लिब्रा इज द अदर नेम ऑफ फ्री वर्स। ये फ्री वर्स का दूसरा नाम है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है फ्री वर्स इज ऑल्सो कॉल्ड वर्स लिब्रा। एंड इसको पॉलीरिदमिक वर्स भी कहते हैं। और इसे वॉल्ट विटमैन ने यूज किया था अपने वर्क में। बहुत फेमस वर्क था वॉल्ट विटमैन का, जो वर्क था लीव्स ऑफ ग्रास। इसमें यूज किया था उन्होंने क्या? फ्री वर्स। टीएस इलियट ने इसको यूज किया अपने वर्क में, दैट इज वेस्टलैंड। टीएस इलियट का वर्क है वेस्टलैंड, जिसमें उन्होंने फ्री वर्स यूज किया। एंड वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स। वॉल्ट विटमैन को इसलिए क्या कहा गया? फादर कहा गया फ्री वर्स का। तो क्वेश्चन आ सकता है हु इज कॉल्ड फादर ऑफ द फ्री वर्स? वॉल्ट विटमैन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द फ्री वर्स। लास्ट हम कवर करते हैं। लास्ट में कौन किसकी चर्चा करने जा रहे हैं बेटा? लास्ट है हमारा सर्पेंटाइन वर्स। अब ये सर्पेंटाइन वर्स क्या है? दैट इज कुंडलिया, जिसमें फर्स्ट और लास्ट वर्ड सेम होगा। जैसे अगर हिस से स्टार्ट हुआ है तो ये वर्स, ये जो लाइंस है किस पे खत्म होगी? हिस पे ही खत्म होंगी। तो द एंडिंग वर्ड एंड द बिगिनिंग वर्ड ऑफ दिस वर्स इज विल बी द सेम। तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? सर्पेंटाइन वर्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये आज के लिए समाप्त यहीं पे होता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। We will meet in the next meeting with the MCQ questions. बहुत सारे मैंने important MCQ questions बनाए हैं, आप सबके questions आए हैं, वो सारे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।